हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पालवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरीकरण। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण। आज हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। वर्ग स्तरीकरण विश्वव्यापी है और उसके उत्पन्न होने के कारण अनेक हैं, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। औद्योगिकीकरण की देन है। धन की विभिन्न अवस्था धनी, मध्यम और निर्धन वर्ग को जन्म देती है। सामाजिक स्तरीकरण का परिचय। समाज में सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। समाज के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि समाज में जिस प्रकार व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग स्थान होता है। डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, मैकेनिक, इंजीनियर, मजदूर, पुलिस, नर्स, पायलट और ड्राइवर, ये सभी किसी पेशे से जुड़े ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेशे अलग अलग हैं और उन पेशों के कारण उनकी सामाजिक स्थिति भी भिन्न है। इसलिए यह कहा जाता है कि सामाजिक स्तर पर भिन्नता किसी भी समाज की एक विशिष्ट पहचान है। प्रत्येक समाज में यह विभिन्नता पाई जाती है और समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों का अध्ययन अपने विशिष्ट अवधारणाओं की मदद से किया है। किसी व्यक्ति का ऊंचा व नीचा माना जाना उस समाज के लिए प्रचलित नियमों के आधार पर होता है। सभी समाज के नियम यूँ तो अलग अलग होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी समाज में व्यक्ति को ऊंचा व नीचा स्थान प्रदान करने के लिए कुछ सैद्धांतिक आधार हैं। जिन सैद्धांतिक आधार को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र में सामाजिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक सामाजिक स्तरीकरण का प्रश्न है, इसे परिभाषित करते हुए बर्जर तथा बर्जर का मानना था कि सामाजिक स्तरीकरण से समाज में व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न पहचान होती है, जो सामाजिक वर्गीकरण के सिद्धांत पर उस समाज में टिका होता है। सामाजिक स्तरीकरण लोगों को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जिन विभिन्न श्रेणियों में बटे होते हैं उन्हें स्तर कहते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि जब हम जाति, वर्ग तथा सामाजिक स्तरीकरण की बात सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन समूहों का ध्यान आता है जिसके सदस्य समाज में अपना एक स्थान रखते हैं। उसके आधार पर उन्हें कुछ प्रतिष्ठा मिली होती है। इसके आधार पर एक समूह की स्थिति दूसरे समूह से वैधानिक दृष्टि से अलग मानी जाती है। वह सामाजिक स्तरीकरण का आधार बन जाती है। जब हम वर्ग पर आधारित समाज की बात करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि वर्ग विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह कहा जाता है कि जनजातीय समाज में कोई वर्ग नहीं होता। उनका सामाजिक संगठन उम्र, लिंग तथा नातेदारी पर आधारित होता है, परंतु वह समाज भी जब जटिल हो जाता है और कुछ लोग संपत्ति अधिक कमाकर अपना स्थान ऊंचा बना लेते हैं तो उस समाज में भी स्तरीकरण की प्रणाली दृष्टिगोचर होने लगती है। इसलिए टॉम बाल्टमोर का कहना था, समाज में वर्ग तथा श्रेणी का बंटवारा सत्ता और प्रतिष्ठा के आधार पर क्रमबद्ध स्वरूप किसी भी समाज की सार्वभौमिक कारण है, जिसने कभी सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रभावित किया है। पेंगुइन शब्दकोश में सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि जब लोगों को असमानता के कुछ पहलुओं को ध्यान में रखकर श्रेणीबद्ध किया जाता है तो इस प्रकार की सामाजिक विभिन्नता को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, वरन यह एक वास्तविक सामाजिक स्थिति है जिसके कुछ ऐसे लक्षण हैं
जो एक व्यक्ति, समूह, समाज, संस्कृति के लोगों को दूसरे व्यक्ति, समूह, समाज तथा संस्कृति से अलग कर उन्हें एक ऊंची तथा निम्न श्रेणी सोपान के अंतर्गत सामाजिक स्थान देते हैं। स्तरीकरण के मापदंड व आधार। सामाजिक स्तरीकरण के मापदंड व आधार सभी समाज में अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी यहाँ कुछ मापदंडों के आधार पर स्तरीकरण की प्रक्रिया को एक सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में समझने की कोशिश की गई है। स्तरीकरण के संदर्भ में निम्न उपागम की चर्चा की जाती है: प्रतिष्ठात्मक उपागम, आत्मनिष्ठ उपागम, वस्तुनिष्ठ उपागम। ब्रूम तथा सेल्जनिक ने उपर्युक्त लिखे तीनों उपागम के द्वारा स्तरीकरण को समझाया है। उनका यह मानना था कि स्तरीकरण का अध्ययन इन तीनों उपागम को एक विधि मानकर किया जा सकता है। प्रतिष्ठात्मक उपागम में स्तरीकरण का अध्ययन करते हुए यह पूछा जा सकता है कि लोग अपने को कैसे वर्गीकृत करते हैं, क्या मापदंड प्रयोग में लाते हैं, अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए उन श्रेणी को वो कैसे देखते हैं और उन मापदंड को कैसे क्रमबद्ध करते हैं। आत्मनिष्ठ उपागम में भी लोगों से यह पूछा जाता है कि वो लोग अपने आप को दूसरे सब व्यक्ति या समूह की तुलना में स्वयं को या जिस समूह के हिस्से हैं उसे दूसरे के मुकाबले कैसे आकलन करते हैं। समाजशास्त्र में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप किस वर्ग से संबंधित हैं, और प्रश्न के जवाब के आधार पर शोधकर्ता उस जवाब का आत्मनिष्ठ तरीके से विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश कर सकता है कि समाज में वह व्यक्ति, समूह अपने आप को कौन सा स्थान देते हैं। वस्तुनिष्ठ उपागम में शोधकर्ता निरीक्षण के द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से यह तय करने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति का क्या स्थान है। कार्ल मार्क्स ने इस वस्तुनिष्ठ तरीके का इस्तेमाल कर यह आकलन करने की कोशिश की कि उत्पादन की प्रक्रिया में जिस प्रकार की व्यक्ति की जो भूमिका होती है उसके आधार पर उसके वर्ग स्थान का आकलन किया जा सकता है। मार्क्स के अलावा जर्मनी के समाजशास्त्र मैक्स वेबर ने भी तीन मापदंडों को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे एक प्रमुख आधार मानकर समाज का स्तरीकरण किया। पहला, आर्थिक संपत्ति तथा आर्थिक लाभ के अवसर पर नियंत्रण। दूसरा, राजनीतिक सत्ता के ऊपर नियंत्रण। तीसरा, सामाजिक स्थान व प्रतिष्ठा के ऊपर नियंत्रण। मैक्स वेबर का यह मानना था कि उपयुक्त तीनों आधार को एक दूसरे से अलग करके देखना शायद संभव न हो, इसलिए इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को मिलाकर देखना चाहिए ताकि व्यक्ति के स्थान का सही आकलन किया जा सके। निसंदेह इन तीनों आधारों का अपना विशिष्ट स्थान है और ये सभी अलग अलग तरीके से व्यक्ति के व्यवहार तथा स्थान में निर्धारक तत्व के रूप में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्रियों में इस बात को लेकर मतभेद हो सकता है कि स्तरीकरण का अध्ययन कैसे किया जाए, परंतु सामाजिक स्तरीकरण का एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं और इसे सभी मानते हैं कि प्रत्येक समाज में एक व्यक्ति या समूह को ऊंचा व नीचा स्थान देकर उसकी स्थिति का मूल्यांकन अवश्य किया जाता है। सभी समाज स्तरीकरण समाज है, परंतु ये सभी स्तरीकृत समाज के एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं क्योंकि उन सभी में स्तरीकरण का मापदंड अलग हो सकता है। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक समाज में ये विशेषताएं विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं और इसके कारण उनकी क्रियात्मक क्षमताओं का अध्ययन भी उन समाजों की विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में ही करना उचित होगा। उनकी विशेषताओं में सामाजिक वर्ग, प्रजाति, जेंडर, जन्म तथा उम्र को आधार बनाकर अध्ययन किया गया है। ये सभी तत्व अपना खास महत्व उस समाज में रखते हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में जन्म से ही जाति को कुछ विशिष्ट स्थान मिल जाते हैं। अगर यह एक व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है तो दूसरा
उसका सामाजिक स्थान ऊंचा हो जाता है। उसी प्रकार अगर उसका जन्म निम्न जाति के हरिजन परिवार में होता है तो उसका स्थान नीचा माना जाता है। इसी प्रकार स्त्री का स्थान पुरुषों के अपेक्षाकृत निम्न स्तर का माना जाता है, जबकि जनजातीय समाज में उम्र के अनुसार लोगों को उच्च स्थान मिले होते हैं और वहाँ स्त्री का निम्न स्थान नहीं होता है। इसलिए एक तत्व अगर किसी समाज में स्त्रीकरण के मुख्य आधार बन जाते हैं तो वहीं तत्व दूसरे समाज में ज़्यादा महत्व नहीं रखते। परंतु इन सब के बावजूद भी सामाजिक स्त्रीकरण के कुछ ऐसे आधारभूत तत्व हैं जिन्हें संरचनात्मक आधार कहा जा सकता है। ये तत्व समाज के सार्वभौमिक तथा विशिष्ट तत्व माने जाते हैं। इन आधारभूत तत्वों के बारे में समाजशास्त्रियों में एक आम सहमति भी पाई जाती है। इसलिए सभी समाजशास्त्रियों ने स्त्रीकरण के इन स्वरूपों तथा आधार का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ये आधारभूत तत्व हैं: पहला, वर्ग पर आधारित स्त्रीकरण; दूसरा, जाति पर आधारित स्त्रीकरण; तीसरा, शक्ति पर आधारित स्त्रीकरण; वर्ग पर आधारित स्त्रीकरण। समाजशास्त्रियों ने वर्ग को सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख आधार माना है। इसके साथ जुड़े सैद्धांतिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में यद्यपि जर्मनी के समाजशास्त्र कार्ल मार्क्स का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, परंतु उनके साथ ही मैक्स वेबर का भी नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने भी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। इन दोनों समाजशास्त्रियों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। अगर कोई समानता इनके अध्ययन में है तो सिर्फ यह कि यह दोनों पूंजीवादी समाज के संदर्भ में औद्योगिक समाज के स्वरूपों का अध्ययन किया है। मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या आर्थिक संदर्भ में की है। वे मानते हैं कि आज तक मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अपनी छोटी सी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दो वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। ये भी दो वर्ग हैं: बुजुर्वा या पूंजीपति वर्ग, प्रोलेटेरिएट या मजदूर वर्ग। उन्होंने वर्ग का वर्णन उत्पादन के साधनों पर उनके अधिकार के संदर्भ में किया है। उनकी यह मान्यता थी कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ दो वर्ग सदैव बने रहते हैं। एक वर्ग तो वह होता है जिसे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, और दूसरा वह होता है जो इसके स्वामित्व से वंचित रहता है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिक समाज में दो वर्ग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाता है तो दूसरा मजदूर वर्ग। आर्थिक परिस्थितियां एक दूसरे के प्रतिकूल होती हैं। जहां पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार जमा लेने की वजह से शोषक वर्ग की भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों से वंचित रहता है तथा उसका शोषण पूंजीपति वर्ग द्वारा होता है। इन दोनों की स्थिति परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है और इन दोनों के परस्पर विरोधी आर्थिक स्वार्थ के कारण इन दोनों में निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी होती है। वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था में इन दोनों वर्गों के बीच आर्थिक स्वार्थ के भिन्न होते हैं। वर्ग चेतना पर आधारित वर्ग संघर्ष की अवधारणा के द्वारा कार्ल मार्क्स ने सामाजिक क्रांति की भी बात की है। स्त्रीकरण के नज़रिए से देखा जाए तो पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग दोनों के सामाजिक स्तर परस्पर अलग अलग होते हैं। पूंजीपति वर्ग अपने आप को ऊंचा मानकर सदैव अपनी स्थिति मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा पूंजीपति वर्ग के उत्पादन की प्रणाली में अंतर्द्वंद देखता है और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए पूंजीपति द्वारा कमाए गए मुनाफे में अपना हिस्सा मांगता है। वेबर ने भी समाज में वर्ग के आधार पर आर्थिक स्तर पर मतभेद देखा। वेबर का कहना था कि वर्गों के उन्नति के अवसर परस्पर अलग अलग होते हैं। जहां मार्क्स ने मुख्य रूप से दो वर्गों की बात की है, वहीं वेबर ने चार वर्गों की बात की है। पहला धनी वर्ग, दूसरा बुद्धिजीवी प्रशासकीय तथा प्रबंधक वर्ग, तीसरा परंपरागत व्यापारी वर्ग, चौथा मजदूर वर्ग। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।